Hello, aspirants. Welcome to Ranker's Approach to Labasna. So, today the motive is to continue with the 2025 का paper, and where I will be telling my experience कि what did I do in 2025, due to which my score from 76.97, that is almost 77 in 2024, it has increased to 95, almost a jump of 18 marks. Or we have done part A of this video, and in case you are getting this video in your YouTube feed, you must subscribe the channel, because by the same logics which I will be telling you in this video and even told you in the previous video, we will be discussing those things today. And I have made a video on 2018, 2019 and 2020. We have done 3 years का paper, and they are uploaded on my YouTube channel, so you can check those videos and you can be get benefited. भाई पैसा खर्च नहीं करना इन सब चीज़ों में, you don't have to waste money. These things are freely available on YouTube, and this is coming from someone who is currently preparing for exam, and जिसने इन सब चीज़ों की हेल्प से prelims clear भी किया है. So in case you are getting this video in your YouTube feed, you must subscribe the channel, because it is possible कि YouTube की algorithm दोबारा recommend ना करे आपको ये videos. So without wasting any further time, let's start with the video. In the previous discussion, in the part 1, we have done till question number 40, and this is my mark sheet just to tell you. And just one more thing, I got around 57 or 58 questions correct based on the answer keys which are available in the market. तो उस बेसिस पे जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 95 बन रहा है, 95.34. बट देयर वर अराउंड, ठीक है, मतलब एक थोड़ा मोटा मोटा बताएं तो आपको कि 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जहां पर मैंने ओवर थिंकिंग की. बट इफ आई से लाइक इफ आई टेल यू प्रिसाइसली, दे आर अराउंड 12 क्वेश्चंस, एंड 12 क्वेश्चंस का मतलब है भाई 12 to the 24. एंड इसका जो नेगेटिव हुआ है मेरा वो आप 1/3 के हिसाब से 4, तो 4 to the 8, तो 32 मार्क्स जो है अपना यहाँ पर हो जाता है. नहीं 24, 12 into 2/3, 8, 3 4 12, सॉरी 8 मार्क्स. तो हाँ 32 मार्क्स का जो गैप है, तो आई एम कंसिडरिंग कि भाई चलो 6 से 7 है, हम 12 की बात नहीं करते हैं. तो 6 से 7 में से 5 क्वेश्चन तो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि भाई मैंने ऐसे ओवर थिंकिंग की एंड आई गोट देम इनकरेक्ट. तो चलो अभी 40 क्वेश्चन हुए, 60 क्वेश्चन बचते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो 12 नंबर तक पहुँच जाए. लेट्स सी. चलो क्वेश्चन नंबर 41 आजा भाई, ये रहा, ठीक है. So yes, consider the following statements, following types of vehicles. ठीक है, how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? Fuel cell electric hybrid vehicles, ठीक है भाई, हो सकता है hydrogen fuel cell vehicles, full battery electric vehicles. And I told you in such questions, if you are not sure कि भाई क्या आंसर होगा, तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें मार्क करना है, all of the above. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नेगेट, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नल करना मुश्किल है. सो आई मार्क ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन. आफ्टर वो सर्कुलर इकोनॉमी के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा रिट्रेट हुआ था. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आई डिड ओवर थिंकिंग, और मैंने क्वेश्चन को गलत किया था. विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट पूछा है. ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज डूज वर्टिकल लैंडिंग. भाई ऑल टाइप ऑफ यूएवी डू वर्टिकल लैंडिंग, सारे जो है वर्टिकल लैंडिंग करते हैं. भाई ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कोई वर्टिकल लैंडिंग करता होगा, कोई टेक ऑफ वाली वो जो मतलब थोड़ा जैसे टेक ऑफ होता है ना कि थोड़ा चल के जैसे उड़ते हैं, तो ऐसे भी पॉसिबल हो रहा कि भाई वो टेक डाउन वाले स्टाइल में कोई लैंडिंग होगी, तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग. ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग. ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग. भाई अगेन इट इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. कोई ना कोई एक यूएवी का भाई ड्रोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट मेरी इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ था ना, मैंने इसमें सिर्फ ड्रोन के साथ एसोसिएट किया था. भाई यूएवी कुछ भी हो सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में ड्रोन के अलावा भी दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं. But my overthinking and my mind at that time just associated them with the drone. And second, चलो third statement, all types of UAVs can use battery only as a source of power supply. अब मेरे दिमाग में ना सिर्फ ड्रोन चल रहा था भाई उस टाइम पे पेपर में, और ड्रोन में भी जो हम बेसिक ड्रोन हम देखते हैं वीडियोस वगैरह में या जो अपने आसपास में, और जनरली दे आर बैटरी पावर्ड. तो मेरा जो है माइंड जो है उस टाइम बहुत लिमिटेड तरीके से उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, इस चीज़ को इमेजिन किया था, एंड उस बेसिस पे आई कंसिडर दिस स्टेटमेंट करेक्ट. बट दिस वाज रॉन्ग, एंड इसका जो है मैंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया था. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर मैंने ओवर थिंकिंग की एंड आई गॉट इट रॉन्ग. आई न्यू बाय लॉजिक, इट वाज कंप्लीटली क्लियर टू मी कि भाई इसका आंसर डी होगा, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट एक्सट्रीम हैं. सो दिस इज द ऑप्शन, बट आई मार्क ए. चलो 6 छठा क्वेश्चन हो गया. तो जो 6-7 मैंने बोले थे उनमें से 6 तो अभी पूरे हो रहे हैं. अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स. अब मुझे भाई ये नहीं पता था, एंड आई टोल्ड यू नॉलेज, एप्टीट्यूड या लॉजिक, उसके बाद गैस या रिस्क.
नॉलेज से तो हो नहीं रहा, एप्टीट्यूड से कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब रिस्क लेना है, n-2 मैंने लगाया, इसका मैंने मारा B, बट इट्स आंसर वाज C। सो आई लाइक बेसिकली आई जस्ट द पर्पस इज टू टेल यू कि भाई 100% इसका एप्लीकेशन नहीं है। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो जस्ट टेल मी वन, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि देयर आर 100 क्वेश्चन। द बेसिक प्रिंसिपल इज 90 हमें अटेम्प्ट करने हैं, 10 हमें स्किप करने हैं, एंड आउट ऑफ 90 वी नीड 60 क्वेश्चंस करेक्ट। 30 हम गलत भी करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 10, तो इट बिकम्स 30 60 30 10 वाला हमारा एस्पेक्ट। एंड आउट ऑफ दीज 90 क्वेश्चंस, ये जो 90 क्वेश्चंस है ना, इनमें से देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस विल बी लाइक जो 35 के आसपास क्वेश्चन होने जो हमें स्टैटिक नॉलेज से आते होंगे। स्टैटिक नॉलेज जैसे जो एक क्वेश्चन है मत्त विलास वाला क्वेश्चन जो ऊपर है, या फिर अपना कि भाई किसने साउथ ईस्ट एशिया में जाके जो है एक्सपेडिशन किया था, जैसे वो राजा राजा वन था जो शायद वहाँ पे, तो उस बेसिस पे देयर विल बी स्टैटिक क्वेश्चन जो नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व होंगे। एंड इफ आई कंसिडर कि भाई आपने 5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी, कोई भी मिस्टेक हो रही एंड यू जस्ट गॉट 30 क्वेश्चन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आउट ऑफ 90 यू आर लेफ्ट विद 55, इस 55 में से अगेन आपको 30 चाहिए, एंड दिस इज लेस देन 60% एक्यूरेसी। एंड व्हेन यू कंसिडर द मतलब एग्रीगेट, जब आप कंसिडर करोगे टोटलिटी में, जब आप कंसिडर करोगे इन लॉजिक्स का जो एप्लीकेबिलिटी रेशियो है वो 70% है, बट यू नीड लेस देन 60%, यू नीड लेस देन 60%। तो 100% के पीछे नहीं भागना हमें, 100% के पीछे नहीं भागना। देयर वाज एन ओल्ड टाइम जहां 120 118 कट ऑफ जा रही थी, तो भाई उस टाइम पे क्वेश्चंस भी दूसरे आ रहे थे, उस टाइम पे क्वेश्चंस ज्यादा फैक्चुअल आ रहे थे, एंड इट वाज इजी टू अप्लाई दिस लॉजिक्स वेरी रेडिकली। भाई आप लगाते ब्लाइंडली उनको तो ठीक हो जाते वो टॉपिक्स, बट अभी वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, सो सच ट्रिक्स आर स्टिल एप्लीकेबल, बट उसका 70% एप्लीकेशन है, एंड वी डोंट नीड 100%, एंड कट ऑफ इज लेस देन 100, इस साल भी 92.6 कट ऑफ है। तो भाई इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, एंड मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, बिकॉज मेरा दूसरा क्वेश्चन में मेरा कॉन्फिडेंस था, एंड आई वॉज गेटिंग। अब देखो भाई 6 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा। अभी तो अगला तो यही है प्लास्टिक वाला, 7वां नंबर है ये मेरा, जो जिसमें मैंने ओवर थिंकिंग की। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर थोड़ी सिली मिस्टेक्स होंगी, बट अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इसकी भाई 100 टच करना है, 100 टच करना है। सो हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? अब देखो सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंस, स्टार टाइप्स। आई ग्लास लेंस है भाई उसमें तो होता ही है, स्टार टाइप्स है उसमें भी होता है। अब कंटेन प्लास्टिक, अब प्लास्टिक बट्स में क्या होता है भाई, एक फिल्टर होता है, अगर सिगरेट होती है। भाई मैं स्मोक नहीं करता एंड आई एम अगेंस्ट स्मोकिंग, बट ठीक है, जो मेरे उस टाइम में इमेजिनेशन हुई थी, मेरे फ्रेंड्स करते हैं, तो उस बेसिस पर मैंने सिर्फ आगे वाला इमेजिन कर लिया था, मैंने फिल्टर इमेजिन किया नहीं था। तो भाई क्या पता फिल्टर में प्लास्टिक हो, एंड इट टॉक्स अबाउट प्लास्टिक, क्या पता माइक्रो प्लास्टिक हो, बट मैंने इसमें ओवर थिंकिंग किया, भाई सिगरेट में तो क्या ही प्लास्टिक होगा, और मैंने इसका 2 मार दिया, बट इसका आंसर है सी। सो दिस इज द 7th क्वेश्चन वेयर आई डिड द ओवर थिंकिंग, और यहाँ मैंने ब्लेंडर किया, तो इस बेसिस पे 7th बिकम्स दिस क्वेश्चन बिकम्स माई 7th मिस्टेक इन दिस 2025 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 45 consider the following statement: ethanol, nitroglycerin and urea coal gasification technology can be used in the production of how many of them? अब भाई देखो मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, मुझे नहीं आता था, अब ये बोल रहा है कैन बी यूज्ड, एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स कि भाई पता है ये गलत है, अगर आपको आपका वैसा टेस्ट नहीं है कि भाई आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो उस सिचुएशन में तो सी पे जाना है। मैंने भी इसका सी ही लगाया था, बट इफ यू आर श्योर यू कैन चूज एनी अदर ऑप्शन, बट इफ यू आर नॉट श्योर देन गो विद सी लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। सी लगाओ, ऑल ऑफ द अब मारो और आगे बढ़ो, बट अगेन इसका आंसर जो है वो बी है, इट बिकम्स रॉन्ग, एंड मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बिकॉज 90% जनता ने इसका ऑप्शन सी ही मारा होगा, ठीक है। और मैंने वापस लाइब्रेरी में जब मैं आया था तो मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया था, डिस्कस इन द सेंस कि कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या इसका लगाया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़े जो इंजीनियरिंग या जो जिनका एनर्जी में इंटरेस्ट है उनके अलावा उन्होंने 90% जनता ने मुझे यही बताया था कि भाई सी ही लगाया है उन्होंने, तो भाई मोस्टली पीपल ने इसका सी लगाया, तो आंसर वैसे बी है। बट जो ये मैट्रिक्स है अपना, इसका याद रखना भाई, इसमें अपने को एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, इसमें अपने को एक्यूरेसी चाहिए 80% से ऊपर की। 8 5 40, 8 3 24, 28, 80% से 28 आता है, तो वी नीड 85% की एक्यूरेसी। इसमें तो मान के चलो भाई 100%, 90 to 100% एक्यूरेसी चाहिए इन 35 क्वेश्चन में। रहे ये जो 55 क्वेश्चन है इसमें ठीक है लेस देन 60% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के बेसिस पे जब आप PYQs प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो। अब 46 क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन जो मुझे स्किप करना चाहिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था, बट मैंने इसमें अननेसेसरली रिस्क लिया और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो इट सेज कि व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
characteristics of the chemical substance generally known as Cl20, HMH, LLM105, which are sometimes talks about in media. भाई कौन से हैं? They are alternative to hydrofluorocarbons, refrigerant. These are explosive in military weapons. These are high energy fuel for cruise missiles. They are fuel for rocket propulsion. दे आर फ्यूल फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। और मैंने इसका आंसर डी मारा था क्योंकि मेरे को LLM थोड़ा ना, मैं वो लाइक लार्ज LVM के था साइड, लाइक थोड़ा रॉकेट के कंटेक्स्ट में मैं इसमें एसोसिएट कर गया था। एंड इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन एंड दो ये जो अपना पैलेस्टीन वाला चलता रहता है, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ न्यूज़ में था। तो करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में था कि भाई इसका आंसर बी है, बट आई मार्क डी। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा था क्योंकि कोई एसोसिएशन में इसमें नहीं आ रहा था। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पर गलती होगी, बट वी डोंट नीड 100%। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 47। अब ये था भाई न्यूज़ में था। चलो भाई न्यूज़ में नहीं पढ़ा किसी ने तो देखते हैं 47। और इसमें मैं वही लॉजिक बताऊंगा जो मैंने इसमें अप्लाई किया था। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है भाई, हो सकता है। मेजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विस। जैसे ही मैंने ये पढ़ा मैंने इस पर क्रॉस मारा, बिकॉज आई टोल्ड यू यूपीएससी गिव्स रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी इंटरचेंज इंस्टीट्यूशन, सो इट वाज नॉट अमेजॉन। भले मुझे नहीं पता था पेपर में कि भाई इसका ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट हो रहा, इसका मतलब जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है वो माइक्रोसॉफ्ट है, मुझे नहीं पता था। बट मुझे इतना पता था कि भाई अगर अमेजॉन वेब सर्विस दिया हुआ है एंड इट इज समथिंग फेमस, और समथिंग फेमस है तो भाई उस फील्ड में काफ़ी भी काम कर रहा है, जैसे गूगल काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, तो भाई कोई भी इनको एक्सचेंज करना बहुत ईजी बात है, ईजी कर सकता है। तो आई मार्क कि भाई मैंने ए एलिमिनेट किया, बी एलिमिनेट किया, और मैंने इसका लगाया सी, बिकॉज आई न्यू कि भाई कुछ सही हो या ना हो अमेजोन गलत है। और डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। वी नो कि भाई एआई है, बड़े सेट एआई है, उसका बीच में बड़े साहब एआई है, छोटे साहब मशीन लर्निंग है, और जो सबसे छोटे साहब अपने डीप लर्निंग है। तो आई न्यू इट। तो उस बेसिस पे भी आई थर्ड स्टेटमेंट पता था, फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे पता नहीं था, बट आई थॉट कि भाई होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। बट सेकंड में मुझे पता कि भाई अमेजोन तो नहीं हो रहा, इसका यूपीएससी हाँ खेल रहा है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, भाई ये न्यूज़ में था बट मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज नहीं किए थे। एंड मेरे को थोड़ा साइंस एंड टेक इतना अच्छा लगता नहीं है, इन द सेंस कि नहीं मतलब साइंस एंड टेक ओवरऑल नहीं, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन एंड ऑल। तो मैंने मोनोक्लोनल इतना ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने निपा वायरस पढ़ के ना इसको गलत मार दिया था कि भाई क्या पता यूपीएससी निपा के साथ खेल रहा है, कि निपा की जरा शायद कोई दूसरा वायरस हो। तो थोड़ा मैंने इसमें ओवर थिंकिंग की, और उस बेसिस पे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ गलत हो रहा है। एंड निपा वायरस इज समथिंग जो इसी के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, मोनोक्लोनल के कंटेक्स्ट में कोई पहला एग्जाम्पल कोई भी देता है तो वो निपा वायरस ही देता है। तो भाई इसमें जो है अपना वैसे आंसर जो है दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, ठीक है। दे आर स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी ठीक है। दे आर यूज्ड इन द बेस्ट। मैंने निपा पढ़ा था, निपा के बेसिस पे मैंने ए मार दिया था, पढ़े मेरे तीनों थे बट निपा के बेसिस पे मैंने इसका ए लगा दिया था, एंड ए इज नॉट द आंसर। तो ठीक है भाई, जो करंट अफेयर्स में है वो पढ़ना तो होता ही है, अब सब नहीं पढ़ा जा सकता, बट इन केस यू अप्लाई दिस लॉजिक हेयर कि भाई निपा के बेसिस पे आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज़ कि भाई आपने वो एसेंस पकड़ लिया है उन लॉजिक्स का, उन एप्टीट्यूड का। और जस्ट आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि भाई 100% एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए। इवन इफ वी गेट 70% करेक्ट, 70% एक्यूरेसी अगर हमें मिल भी रही है तो वी आर सॉर्टेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। भाई कोई तुक बनता है इसका, कोई लॉजिक है इसका? नहीं है ना, ये हो सकता है भाई। नो वायरस कैन इन्फेक्ट, जब भाई ठंडी बर्फ जो थर्माफ्रोस्ट है, परमाफ्रोस्ट है, उसके नीचे वायरस जब सर्वाइव कर सकता है तो भाई ओशन में तो क्या ही दिक्कत है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब न्यूज़ में भी आया था कि भाई बर्फ़ पिघलने से कुछ ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ रिलीज हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर। आई डोंट नो वो ट्रूथ या फेक की न्यूज़, बट जब ऐसी चीज़ें भाई अब कहते हैं कि भाई अगर बर्फ़ जो है पिघल रही, इफ थोइंग हैपन्स, तो भाई ह्यूमैनिटी विल विटनेस द बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट पैंडेमिक जिसका कोई सोल्यूशन मिलना मुश्किल होगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ट्रैप है उस आइस के नीचे। तो भाई ये जो ज़ॉम्बी वायरस हम न्यूज़ में देखते हैं ना, मतलब सॉरी मूवीज़ में देखते हैं, वन डे इट विल बिकम रियलिटी, वन डे इट विल डेफिनेटली बिकम रियलिटी। वी जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो भाई बैक्टीरियोफेज किसे बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज क्या भाई वो? नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल। भाई साहब तो डीएनए वो HIV क्यों चल रहा है फिर भाई? तो बेस्ड ऑन दिस डी। अब यूपीएससी यहाँ दे सकता था नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, बट नहीं, जब आंसर ठीक बनाना था तो यूपीएससी ने नन दिया। क्वेश्चन नंबर 50।
Activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. ठीक है भाई, ऑप्शंस ऐसे हैं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन की जहां पर स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट बताया है, तो ठीक है, और स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा नहीं कि भाई एक्सट्रीम जा रहा है, इट इज अ वेरी माइल्ड स्टेटमेंट. चलो, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स. एक्टिवेटेड कार्बन का जो है वो लार्ज सरफेस एरिया है और उसका पोटेंशियल है ज़्यादा है हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने का. ठीक है भाई, हो सकता है. एक्टिवेटेड कार्बन can be easily synthesized from environmental wastes with high carbon content. ठीक है भाई, हो सकता है कि सिंथेसाइज कर लो. अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. अब स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 की में जा रही है, कंटेक्स्ट में जा रही है, सो इट आई कंसिडर इट ट्रू. अब स्टेटमेंट 2 की बारी आती है. एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया. भाई लार्ज है, अब ये थोड़ा ये हो जाए कि भाई लार्ज सरफेस एरिया, इट इज़ पॉसिबल कि भाई ये गलत हो, क्या पता स्मॉल सरफेस एरिया, बट आई कंसिडर कि भाई एक्टिवेटेड कार्बन कुछ अच्छा ही होगा ना, कुछ अच्छा है और कुछ पोल्यूशन के रिमूवल के बारे में बात कर रहा है. एंड स्टेटमेंट 1 इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू नेगेट. क्यों भाई, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उस बेसिस पे क्या है, या तो भाई स्टेटमेंट 2 अब थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा कि भाई एक्टिवेटेड कार्बन है लार्ज सरफेस एरिया और उसका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने का. ठीक है, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लिया. अब रही बात, अब डाउट आता है कि भाई ए पे लग रहा हूँ या बी पे लग रहा हूँ, क्योंकि समझ में तो दोनों में आ रहा है कि भाई बी भी ठीक लग रहा है और सी भी ठीक लग रहा है. तो मैंने रीड किया स्टेटमेंट को दोबारा से, मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रीड किया. एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्टेज विद हाई कार्बन कंटेंट. तो भाई इसको पढ़ के लगा कि जो है ना पॉल्यूटेड तो रिमूव हो रहा होगा, ठीक है, बट इतना कुछ ऐसा डायरेक्ट एसोसिएशन में नहीं जा रहा स्टेटमेंट 1 की. सो यहीं पर अगर मुझे डिसाइड करना था कि यहाँ ए में लग रहा हूँ और बी में लग रहा हूँ, तो मैंने जो इसका ऑप्शन लगाया था वो बी लगाया था. ठीक है, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं इसका ऑप्शन ए है, कुछ बोल रहे हैं इसका बी है. फॉरम के अकॉर्डिंग इसका बी है, और तो मैंने भी बी ही लगाया था, तो अभी के लिए मैं इसका बी मान लेता हूँ, बट जब आंसर की आएगी वो विल वेरीफाई. बट जो मेरा लॉजिक क्या था, जो मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया उसके बेसिस पर मैंने बी ही लगाया था, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट 2 ज़्यादा कंटेक्स्ट में लग रही थी एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट 3. तो उस कंटेक्स्ट में जो है मैंने बी लगाया था. ठीक है, let's come to question number 51. In this video we will be doing till question number 65. तो नोट 65 सॉरी 40 हमने कर लिए, 60 बचे ना, 30-70 के आसपास, 70 के लगभग करेंगे. एंड इन द रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये है भाई क्वेश्चन नंबर, मैंने ऊपर कितना बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने ब्लेंडर किया ना. अब ये भाई क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मैंने ब्लेंडर किया. क्यों किया, अब ये देखो. विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एंड ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैड डेट. हाँ ठीक है, और वो जो अपनी वोडाफोन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें भी ऑर्डिनेंस का ही कुछ हेल्प लिया था, तो पॉसिबल है. एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज फंडामेंटल राइट, अभी इसको मैं बताऊंगा. ठीक है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एंड सेंट्रल एक्ट. हाँ भाई ठीक है, अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कोई लाइक ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट करते हैं तो सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब मैंने क्या ब्लेंडर किया भाई, मैंने क्या ब्लेंडर किया स्टेटमेंट नंबर 2 में. फर्स्ट ठीक था, थर्ड ठीक था, मैंने यहाँ पर की ओवर थिंकिंग जैसे कि एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज अ फंडामेंटल राइट. अब एवरेज अ फंडामेंटल राइट 39B 39C 39B और 39C को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो क्या 1421 को हम एवरेज नहीं कर सकते हैं ना. तो भाई उस कंटेक्स्ट में मैंने थोड़ा ओवर एज्यूम किया और उस बेसिस पे मैंने स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट माना और मैंने जो इसका आंसर मार्क किया वो किया सी. अब देखो यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. फोरम के हिसाब से इसका आंसर सी है, बट मेजरली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हिसाब से इसका आंसर डी है. उसके हिसाब से सॉरी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में गलती हुई. हाँ, मैंने लॉजिक लगाया 39B और 39C. ठीक है, मैंने लगाया जो लॉजिक और उस बेसिस पे मैंने इसका आंसर लगा दिया डी. सॉरी उसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर लगा दिया डी, बट इसका आंसर जितने भी इंस्टीट्यूट्स ने सबने दिया है वो सी ही है, बिकॉज इट वायलेट्स 13 क्लोज. आई गेस 13 का जो क्लोज 1 है उसके बेसिस पे ये गलत हो जाता है कि एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रीज अ फंडामेंटल राइट. बट मैंने 39B 39C वाला लॉजिक लगाया कि भाई 39B और 39C को अगर एग्जीक्यूट करना है तो इन केस में 14 और 21 को जो है एवरेज किया जा सकता है उस कंटेक्स्ट में. एंड आई मार्क सी, बट आई मार्क सी बस उसका आंसर है सी. आई मार्क डी कि भाई
ordinance can breach a fundamental right. So this question becomes a question of overthinking. This question become a blunder question. So this is an 8th question where I committed the mistake in such an easy question. तो जो मैंने बताया ना वो 35 क्वेश्चन इजी वाले, ये इजी वाला क्वेश्चन है जो सभी ठीक करेंगे, बट मैंने इसमें डी लगा दिया और इसका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। अब भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रायलेमा वाला, ट्रायलेमा इन द सेंस की तीनों हैं, तीनों में फैक्ट हैं, 3 3 6, ऑल ऑफ द अबव तो उसका ऑप्शन मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता, बट ठीक है भाई होने में हो सकता है। मैंने जो इसका आंसर मारा था वो ओनली 1 मारा था। इफ़ यू हैव वॉच द फर्स्ट वीडियो तो उसके बेसिस पे ही कि भाई 3x3 मैट्रिक्स वाला था उसमें भी मैंने ओनली 1 लगाया था, एंड उसके अलावा एक क्वेश्चन और था उसमें भी मैंने ओनली 1 लगाया था, एंड इसमें भी मैंने ओनली 1 लगाया था, बट मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से इसका आंसर जो है सी है, इसका आंसर जो है सी है। और भाई ऐसे क्वेश्चन है हैवीली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है हैवीली फैक्चुअल है, तो इसमें आपका कंपटीशन नहीं है, बिकॉज 90% जो CS एस्पिरेंट है, इवन 99% CS एस्पिरेंट है, या तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे या इस क्वेश्चन में ओनली 1 या ओनली 2 पे जाएंगे। ऑल 3 तो भाई किसी ने कुछ वैसे ही रैंडमली मार दिया तो मार दिया, बट कोई सीरियस एस्पिरेंट इस पे ऑल 3 नहीं मारेगा। सो दिस इज वन थिंग, इसका आंसर सी है, मैंने ए लगाया था। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। इंटरस्टेट काउंसिल, इसका आर्टिकल है 263 है ना, ठीक है 263 है, तो यही है इंटरस्टेट काउंसिल ही है जो अपनी उसके बेसिस पे एस्टेब्लिश होती है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से। बाकी NSC का कोई प्रोविजन नहीं है। जोनल काउंसिल मुझे बताना किस एक्ट पे बना है, तो चलो मैं बताता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो उसके बेसिस पे बना हुआ है, तो इसका आंसर है ए, और मैंने भी इसका ए ही लगाया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 मैंने एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब 2020 21 22 से पहले ना क्या करता था UPSC, अगर कुछ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जनरली गलत होता था। बट 2023 से UPSC ने ये ट्रैप पकड़ लिया है। जैसे ओनली वाला ट्रैप था ना कि भाई पहले जहां ओनली दिखे 95% वो स्टेटमेंट गलत हो रहा, 95% केसेस में वो स्टेटमेंट गलत हो रहा, सिर्फ 5% केसेस में वो स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। बट अब UPSC खेलता है ओनली वाले के साथ, कैसे कोई 2-3 स्टेटमेंट बना देना, उसमें ओनली के साथ कैन भी डाल दे रहा, कोई सिंपल वर्ड डाल दे रहा, कोई पॉसिबल वर्ड डाल दे रहा, कि वो स्टेटमेंट गलत नहीं बनती, वो स्टेटमेंट गलत नहीं बनती। तो ऐसे जैसे UPSC ने ओनली वाला ट्रैप पकड़ लिया है, सिमिलरली UPSC ने अब ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वाला ट्रैप पकड़ लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर ब्लाइंडली नहीं क्रॉस करना, ठीक है, नॉलेज का थोड़ा यूज करना है। अगर लक्ष्मीकांत ने पढ़ा है वैसी चीज़ तो भाई वो ठीक ही होगी। तो similarly, the Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state act in his or her discretion. Article 201, yes. Article 200, जब उसमें बोला थी there can be a council of minister, there shall be a council of minister headed by the CM in order to aid and advise, और उसमें लास्ट में भी लिखा हुआ है कि भाई गवर्नर कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। तो जिसने बेयर एक्ट पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसमें दिया हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और ऑन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। भाई प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली रिजर्व कर ले रहा बिल। हमने कहीं लक्ष्मीकांत में ऐसा पढ़ा, लक्ष्मीकांत में ऐसा कुछ पढ़ा, बेयर एक्ट जब हम पढ़ते हैं कोई प्रोविजन ऐसा पढ़ा कि डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के रेफरल के उस बिल को रिजर्व कर ले रहा। तो भाई फेडरलिज्म कहां पर है? इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। तो ऐसा प्रोविजन गलत है, एंड इसका आंसर है अपना ए, और मैंने भी इसका आंसर ए ही लगाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 55। भाई ट्रस्ट योर नॉलेज, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ट्रस्ट योर नॉलेज। Consider the following pairs: separation of judiciary from executive in the public service, yes, Article 50. DPSP, valuing and preserving the rich heritage of cultures, fundamental duty, prohibiting of employment of children below the age of 14, Article 23, yes. तो it is a question of knowledge, C will be our answer। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, जस्ट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर नॉलेज। अभी है भाई हर साल UPSC 5th शेड्यूल में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सो अपना 5th और 6th शेड्यूल वाला अच्छे से कर लो। हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इज अ स्टेट, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। भाई ये कहाँ पढ़ा है आपने, ये कहाँ पढ़ा है 56 में कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है उसका under certain circumstances, and that too on the recommendation of governor। and I like we study like भाई 5th शेड्यूल में जो मेन पावर जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, और 6th में गवर्नर है। तो भाई
पहली बात तो गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा, और दूसरा क्या ले रहा है जी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, दिस बिकम्स एब्सर्ड, दिस बिकम्स एब्सर्ड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड द लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई गवर्नमेंट जो है अपनी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर लूज कर देती है, और जो है लोकल बॉडी वो ट्राइबल काउंसिल, ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल एटीसी, वो एज्यूम कर लेती है। भाई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो है कंप्लीट पावर लूज नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट पावर लूज नहीं करती। इसका ये है कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि मेरा 5th और 6th शेड्यूल में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इट इज़ जस्ट कि आई मार्क, इसका मैंने ए लगा दिया था, बट लॉजिक सेज कि भाई इसका ए नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको फिर बाद में पढ़ा है, इसलिए अब थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस है 5th और 6th शेड्यूल में, बट उस टाइम पे नहीं था, तो उस बेसिस पे मैंने ए लगा दिया था। बट इसका आंसर जो है वो डी है। क्यों भाई, स्टेट गवर्नमेंट इतनी, मतलब भाई फेडरल लेवल पे, मतलब सॉरी प्रोविंशियल लेवल पे, चलो ठीक है, पावर दे दिया आपने ट्राइबल एरिया को, फिफ्थ एरिया को आपने, 5th शेड्यूल्ड एरिया को आपने पावर दे दी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी बिल्कुल ही पावर नहीं बचेगी, कुछ तो पावर होगी ना यार। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एब्सर्ड है, एब्सर्ड है, ऐसी भावनाओं में नहीं बहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, क्रोयर बोर्ड और द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ठीक है भाई, अब ये आता है तो आता है, नहीं आता तो मैंने अगेन इसमें ए मारा था। ए क्यों मारा था, 3x3 का मैट्रिक्स, और जो इससे पहले वो जो अपना वो क्वेश्चन था स्टेट्स वाला जो दिया हुआ था, नागालैंड वगैरह वाला, नागालैंड मिजोरम वाला, तो उसमें मैंने यही मारा था, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए थे। एंड इन 2020 की वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि भाई जब आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो एंड यू आर नॉट श्योर कि किस में लगाना है, बट यू हैव टू टेक अ चॉइस, तो भाई इन टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि सब में 3 ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले ऑप्शन है, तो भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप सब में सेम ऑप्शन लगाओगे, यू विल बी इनटू द नेट पॉजिटिव। भले चलो मेरे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हुए, कोई दुख नहीं है, बट मैंने सबका ही इसमें लिए ओनली ए लगाया था, बट इसका जो आंसर है आई गेस ओनली डी है। क्वेश्चन नंबर 57, हाँ डी है इसका आंसर, सो इट बिकम्स रॉन्ग। बट ठीक है, आई एम स्टेइंग विद माई लॉजिक्स, और जहाँ पर मैंने अपने लॉजिक नहीं लगाए तो आई गोट क्वेश्चन रॉन्ग, और अभी तक जो है 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल एक्सटेंट, क्या पूछ रहा है भाई ये, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रेफरेंस टू द विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ नोट्स लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। मतलब जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो सबसे स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी जो 2 है अपनी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब किस लिए चाहिए। कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, गवर्नर्स के ऑफिस की कंडीशंस के लिए, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट और यूनियन लिस्ट। भाई स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, और ये सब चीज़ कहाँ मेंशन है, कैटेगोरिकली आर्टिकल 368 में मेंशन है। और जब हम 368 पढ़ते हैं तो वहाँ नहीं मेंशन है कि गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस बदलनी है, इसलिए 368 में स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा कुछ आर्टिकल 368 में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिया हुआ तो स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, this is a question of knowledge, so our answer becomes A only, 1 and 2. So yeah, 58 का आंसर जो है वो A ही है। With reference to Indian polity, consider the following statements. Member of a state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. Article 105 ऐसे प्रोटेक्ट करता है, तो this statement is correct. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or term of office. ठीक है भाई, ये हम पढ़ते ही हैं। The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his or her office. ये भी ठीक है भाई, इम्यूनिटी है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, तो ये तो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करते हो, यू हैव टू रीड, यू हैव टू डेवलप योर स्टैटिक्स अगेन। भाई स्टैटिक्स पे काम करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है डी। Let's come to question number 60. Production of crude oil, refining, storage and petrol and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, production of natural gas. अब how many of the above activities are regulated by petroleum and natural gas regulatory board in our country? तो भाई अब इस क्वेश्चन में ये कि भाई जो ये जो अपना PNGR भी है किस चीज़ में काम करता है मुझे नहीं पता था। अब ठीक है भाई, अब इसमें लॉजिक लगाने वाले क्या देंगे आंसर के बाद, भाई चारों क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की बात हो रही है, और तो भाई करता हूँ, क्या पता, तो करता हूँ। बट ठीक है, मैंने वो लॉजिक नहीं लगाया था तो मुझे नहीं पता था, तो अल्टीमेटली आई टुक द रिस्क और मैंने इसका बी लगाया था। मैंने इसका लगाया था बी, 60th का बी लगाया था, और उस बेसिस पे इसका आंसर भी बी ही है। क्यों, मुझे नहीं आता, नॉलेज से मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, एप्टीट्यूड लॉजिक इसमें लग नहीं रहा, भले इसमें क्रूड ऑयल का दे रखा है और ठीक है प्रोडक्शन का दे रखा है,
और मार्केटिंग रिफाइनिंग सब दे रखा है भाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सच क्वेश्चंस आर नॉट स्किपेबल, सच क्वेश्चंस आर नॉट स्किपेबल। तो या तो भाई नॉलेज से सोल्व करो, नॉलेज नहीं है तो एप्टीट्यूड या लॉजिक से सोल्व करो, एप्टीट्यूड या लॉजिक भी अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई अल्टीमेटली क्या बचता है, या तो गेस करो या रिस्क करो। और रिस्क में क्या बताया है, अगर 4 है तो n-2 के बेसिस पे मैंने इसका बी लगाया एंड बेस्ड ऑन द फॉरम आंसर की इसका आंसर बी ही है। और ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 4 मस्ट गो टुगेदर। रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये प्रोडक्शन की बात की है, मार्केटिंग एंड सेल ये प्री प्रोडक्शन है, मतलब ये डूइंग प्रोडक्शन है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये आफ्टर प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन की जो बात होती है। यानी कि 1 एंड 4 मस्ट गो टुगेदर, 2 एंड 3 मस्ट गो टुगेदर। अब आपके रिस्क के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था तो उस बेसिस पे मैंने ओनली 2 लगाया इसके अंदर एंड आई गॉट इट करेक्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 61। अब ये क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो भाई फिर थोड़ा डाउट वाली बात आती है। तो सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 की है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 60 की हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट्स आल्सो शो बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़। तो बोरोइंग्स जो है अपनी वो 10 की है एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 6 के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो 80 में से 60 रहे 20। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर बोरोइंग को ही क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट है। जो बोरोइंग को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट है। बोरोइंग कितनी है, 10 के है, तो फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। उस बेसिस पे डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना 10,000 में से 6,000 गए, 4,000 बचे, अपना आंसर आ गया डी। अब इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं दे सकता, इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं दे सकता। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द INSTC, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। अब ये क्वेश्चन में डाउट वाला है। डाउट वाला क्यों है, क्योंकि मल्टीपल कोचिंग वाले मल्टीपल कुछ बता रहे हैं इसका आंसर। बट ठीक है, जो मैंने इसका मार्क क्या किया था कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, ठीक है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इंडिया टू यूरोप। भाई हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो थोड़ा हमारा यूरोप में जाता है और थोड़ा एक्सटेंड करता है रशिया के तक, रशिया तक करता है। तो भाई सेंट्रल एशिया और चाइना का तो कोई कंटेक्स्ट नहीं है क्योंकि हम यूरोप के थ्रू जा रहे हैं और इसका भी कोई एसोसिएशन नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का। अब ये बात है कि भाई ये तो ए है या डी है। अब लॉजिक सिंपल सी बात क्या है कि या तो इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान हो रहा, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान हो रहा। अब देखो इंडिया टू सेंट्रल एशिया, इंडिया टू सेंट्रल एशिया, या तो अपना ऑप्शन हो रहा है या तो अपना ऑप्शन हो रहा बी, क्योंकि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि जहां पर जब भी कॉमन थीम हो तो उस बेसिस पे अपना आंसर आएगा। एंड आई मार्क ऑप्शन ए, क्योंकि थोड़ी नॉलेज भी थी एंड लॉजिक से भी ये सप्लीमेंट हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उस बेसिस पे ये थोड़ा कॉमन पार्ट था, तो इन दोनों में से ही अपना आंसर होना चाहिए। सो आई मार्क ए। आप कुछ इंस्टीट्यूट्स इसमें थोड़ा दूसरा आंसर बोल रहे हैं, आई गेस कुछ बोल रहे हैं इसका डी है, कुछ बोल रहे हैं इसका ए है, बट फोरम ने भी इसका ए ही बोला है एंड जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी इसका ए ही बोला है, बट कुछ माइनर इंस्टीट्यूट्स हैं वो डी बोल रहे हैं इसका। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 63। वन ऑफ द 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन द लेटर। भाई बोल रहे हैं ब्राजील जो है यूएसए से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चलो भाई हो सकता है। अनलाइक इन यूएसए वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगरकेन इज द प्रिंसिपल फीड स्टोर फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है कि ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई चारों में से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो, तो अब इन दोनों में से क्या है कि भाई अब ए देखना है। अब हमें पता है कि भाई यूएसए में कॉर्न का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ब्राजील में जो है शुगरकेन का इंपॉर्टेंस है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स मोर करेक्ट। ठीक है, मोर करेक्ट। अब यहाँ पर देखो कि भाई ब्राजील जो है यूएसए से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो भाई ब्राजील छोटा कंट्री है, यूएसए बड़ा कंट्री है और यूएसए इन सब चीज़ों में काम करता है, यूएसए की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे इट इज़ वेरी ईजी टू ट्वीट। भाई इसमें से किसी एक को ट्वीट कर दें। अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई यूएसए और इसमें ठीक है, पॉसिबिलिटी तो इसमें भी है कि भाई यूएसए क्या पता शुगर केन में करता हो और ब्राज़ील जो है अपना ब्राज़ील जो है वो कॉर्न के थ्रू करता हो, तो भाई पॉसिबल तो इसमें भी है, पॉसिबिलिटी की तो चॉइस है, मतलब हर जगह है। बट हम पढ़ते हैं कि भाई यूएसए का जो कंटेक्स्ट आता है वो मेजरली कॉर्न में आता है और अपना क्या कहते हैं, और ये भी स्पेशली बेटी वाला
और अपना ब्राज़ील जो आता है शुगर केन की प्रोडक्शन में आता है, शुगर केन हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, तो वो उस कंटेक्स्ट में आता है। तो ये बेसिक नॉलेज थी मेरे पास, उसके बेसिस पे मैंने इसे ठीक माना। बट आई टोल्ड यू, यूपीएससी इन सच कंपेरेटिव सिचुएशंस में प्ले करता है, यूपीएससी प्लेस इन कंपेरेटिव सिचुएशंस। तो यहाँ ऑप्शन नीदर तो नहीं है मेरे पास, नीदर वाला ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि एक तो ठीक है और एक ठीक है और दूसरा गलत होने के चांस हैं। तो आई कंसिडर कि भाई यूएस से बड़ा है, ब्राज़ील छोटा है, तो यूएसए का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। एंड बेस्ड ऑन दिस आई मार्क ए इनकरेक्ट एंड बी करेक्ट, और उसके बेसिस पे जो मेरा आंसर आ गया था वो आ गया था डी, एंड डी इज इट्स आंसर। The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said? अब भाई वेट बल्ब टेम्परेचर है, उस टाइम पे लाइक मैंने पढ़ा था, क्योंकि अपना जो गर्मियों के टाइम पे अपना ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ था, तो उसमें वेट बल्ब का कंटेक्स्ट था, तो मैंने इसको पढ़ा था, तो उस कंटेक्स्ट में मैंने इसे शायद सोल्व कर लिया था। बट ठीक है, अभी मेरे को इसका आंसर याद नहीं है मैंने क्या लगाया था, बट लेट्स सी कि लॉजिक के बेसिस पे क्या होता है। The survival of animal, including humans, will be affected as the shedding of their body heats through perspiration becomes difficult. भाई ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई जो अपना सर्वाइवल है एनिमल्स का और ह्यूमंस का, वो अफेक्ट हो रहा है कि भाई पसीना निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलो भाई ठीक है, हो सकता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब है कि भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी थोड़ी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। जो पेनिनसुलर इंडिया है वो फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और इन सबसे सफ़र करेगा। ठीक है भाई, और यस आई एम रिपोलिंग दिस क्वेश्चन। मैंने इसमें अपना आंसर बी लगाया था, बट इसका आंसर है सी, क्योंकि मैंने वेट बल्ब को जो है अपना एसोसिएट किया था वो ह्यूमिडिटी और जो अपना स्वेट है उससे एसोसिएट किया था, एड नोट दिस फ्लड वगैरह चीज़। ठीक है, अब मैं आई फॉरगॉट कि भाई जब ये यहाँ यूपीएससी से लगता है कि मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, तो भाई ऐसे मतलब ये मोस्ट लाइकली वाले जनरली ठीक होते हैं, जनरली क्या मोस्टली ठीक होते हैं। तो आई कुड नॉट अप्लाई दिस लॉजिक हियर एंड आई मार्क ऑप्शन बी विच इज़ रॉन्ग, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। नाउ अगेन 65 क्वेश्चन, 65th क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को गलत करो देन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी अगेन। तो चलो ठीक है, अब इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ओवर थिंकिंग की, क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ठीक है उस बेसिस पर मैंने आंसर किया। तो चलो कोई बात नहीं, बट लॉजिक क्या रहता है कि भाई काफ़ी मॉडरेट स्टेटमेंट है, और जब यूपीएससी से मोस्ट लाइकली वाली बात करें, तो वो स्टेटमेंट जनरली ठीक होती है। तो अब सिर्फ ये वर्ड पढ़ के नहीं मारना ठीक है गलत, ठीक है, पूरी एसेंस समझनी है उसकी। कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट 50,000 करोड़, एफडी जो है वो 50 की है, और रिसीविंग 10,000 थ्रू नॉन डेट क्रेडिटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है भाई, 10 की जो है नॉन डेट क्रेडिटिंग कैपिटल। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1500 करोड़, 1500 है, ठीक है। और द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना हो रहा? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट 50,000 है, इंटरेस्ट पेमेंट 1500 है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आंसर विल बी ए। 65 का अपना आंसर ए है। सो दिस बिकम्स आवर इजी क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग टिल 70। नेक्स्ट पार्ट में जो है फिनिश कर देंगे। Which of the following statements with regards to finance recommendations of 15th फाइनेंस कमीशन इज और आर करेक्ट? अभी 16th फाइनेंस कमीशन आई है, तो भाई क्वेश्चन आ सकता है, वो प्रिपेयर कर लेना। इट री इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिस्कल परफॉर्मेंस। अब पांचों की पांच ठीक नहीं है, यानी कि एक गलत होगी, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे हैं। चलो पॉसिबल हो सकता है। 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। 45,000 एज अ होल फॉर ऑल स्टेट्स, इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई विल कंसिडर दिस करेक्ट। चलो ठीक है भाई, हो सकता है। 45 ऑफ द नेट परसेंट ऑफ द नेट प्रोसीड्स of the union tax are to be shared. We know कि भाई 41% प्लस 1% फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इट इज दिस। तो यूपीएससी डायरेक्टली आपको दे रहा है। सो बाय दिस लॉजिक आंसर विल बी सी, और ऐसे क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है। चलो लॉजिक देख लेते हैं। अब फर्स्ट में भी फैक्ट है, सेकंड में भी फैक्ट है, थर्ड में भी फैक्ट है, यानी कि तीनों सही नहीं हो सकते, तीनों गलत नहीं हो सकते। 45,000 करोड़ वाली ठीक है भाई, नंबर है, फैक्ट है, बट इट इज इन वेरी गुड स्पिरिट, इट इज इन वेरी गुड स्पिरिट। चलो, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर 4,800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2020-2023 टू द ईयर 2025-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू एनहेंस एजुकेशनल आउटकम्स। ये भी अच्छा है, बट सीन सिर्फ इतना है कि भाई इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है। अब जिसने बेसिक पढ़ा हुआ है उसको पता है कि भाई 45% तो नहीं है, 45% नहीं है, तो भले फैक्ट दिए हुए हैं और यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शन बनाए हुए हैं दैट वी कैन रीच टू द आंसर, एंड सी विल बी द आंसर। अब आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें मैंने आईबीआरडी मार दिया था, वो इस क्वेश्चन के बेसिस पे मारा था, बट वो ऑप्शन गलत हो गया, उसमें ए आना था। सो समटाइम्स ठीक है, ये एग्जैजरेशन के बेसिस पे लगाए हुए ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आईबीआरडी।
इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप बिल्ड रिबिल्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है भाई पॉसिबल है. इट वॉज सिंगल हैंडेडली, and I told you, fortress, be fortress on such word. It worked single-handedly to reduce, single-handedly, ठीक है क्या बोल रहा है, सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस. तो भाई ऐसा कुछ है क्या सिंगल हैंडेडली वाला, नहीं है ना. तो और आई टोल्ड यू कि भाई जब भी ऐसे कुछ वर्ड हो तो कंसिडर करना है कि ये एक्सट्रीम है, तो दिस इज रॉन्ग, और बेसिस पे ऐसे काट देंगे थर्ड सेकंड स्टेटमेंट को, एंड आवर आंसर विल बी सी, आवर आंसर विल बी सी. तो चलो ऐसे वर्ड्स कैच करने हैं सिंगल हैंडेडली जैसे, ठीक है, इनके बेसिस पे यूपीएससी गिव्स यू द ऑप्शन. और यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शन बहुत दिए थे भाई 2025 में कि एक क्रॉस स्टेटमेंट डाला था एंड बिकम्स इजी टू रीच टू द आंसर. इसलिए 2025 का पेपर रिलेटिवली इजी था, इसलिए 2025 का पेपर रिलेटिवली इजी था. अब आरटीजीएस और नेफ्ट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है यूपीएससी. 3 ऑप्शंस कहीं पर भी नहीं है यहाँ पे, ऑल 3, तो ऑल 3 तो नहीं हो रहा. चलो पढ़ लेते हैं. इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटियस, व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स. भले कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन है, बट इट इज अ क्वेश्चन विच वी रीड, इज अ टॉपिक विच वी रीड इन द नॉलेज पार्ट. तो भाई ठीक है, आरटीजीएस इंस्टेंट हो जाता है, नेफ्ट में 30 मिनट से लैग पे चलता है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 जहां नहीं है वहां काट दो, ठीक है. इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन व्हाइल दैट इज नॉट इन द केस ऑफ, ठीक है. ओपनिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट. अब देखो भाई फैक्ट बदल दिया है, लैंग्वेज सेम है कि भाई आरटीजीएस में ऐसा होता है, नेफ्ट में नहीं होता, आरटीजीएस में ऐसा होता है, नेफ्ट में नहीं होता. एंड आई टोल्ड यू जब भी यूपीएससी की लैंग्वेज दो क्वेश्चन दो स्टेटमेंट में ठीक होती है तो दोनों साथ में ठीक नहीं होते. एंड फर्स्ट तो ठीक है, यानी कि इन दोनों में से एक तो ठीक होना चाहिए और दूसरा गलत होना चाहिए. बट ठीक है देख लेते हैं. ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट. भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है तो काट दो, ठीक है. बट अभी स्टेटमेंट 2 भी पढ़नी है. इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन व्हाइल दैट इज नॉट द केस फॉर नेफ्ट. नहीं भाई नहीं, दोनों में ही नहीं होता कोई चार्ज. तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी ए, आवर आंसर विल बी ए. अब ये ठीक है, वो इसमें लॉजिक नहीं लगा कि भाई लैंग्वेज सेम है तो दोनों में से ए ठीक होनी चाहिए या ए गलत होनी चाहिए. बट प्राइमरली आई कंसिडर दिस क्वेश्चन एज क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन ऑफ नॉलेज. 69. How many countries among the above are there other than India where international merchant payments are एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई. अब यूपीआई में कौन कौन से हैं, ठीक है भाई पढ़े थे बट याद नहीं रहे कंट्रीज कौन कौन से हैं. अब नॉलेज से नहीं हो रहा, लॉजिक एप्टीट्यूड से नहीं हो रहा, अब बचा क्या, रिस्क या गेस. तो उस बेसिस पर 5 है, n-2 जिंदाबाद. मैंने इसका आंसर लगा दिया बी. अब ठीक है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी इसका आंसर जो है वो है बी. तो ये चीज़ें काम करती हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9 जहां पर मैंने ब्लंडर किया. कैसे? इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 lakh स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बिल्डिंग. ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये ठीक था, ये मैंने कहीं पढ़ा था. ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा कि भाई मिनिस्ट्री तो यूपीएससी जनरली गलत देता है, तो मैंने एमएनआरई पढ़ के मैंने गलत मार दिया. बट आई लेटर रियलाइज, क्योंकि मैं तब तक ओएमआर में लगा चुका था, इसको फिल कर चुका था, आई हैड नो ऑप्शन टू करेक्ट इट. बट मैंने सोचा भाई लास्ट में अगर जो ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर एमएनआरई नहीं हो रहा और वो भी सूर्य वाली लाइक सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो इफ एमएनआरई इज नॉट एन ऑप्शन तो भाई क्या ही होगा. तो मैंने इसका जो है मार्क किया था ऑप्शन बी, बट इसका आंसर जो है डी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, काफ़ी नॉर्मल है, भले फैक्ट दिया हुआ है 1 करोड़ के बारे में दे रखा है, बट जिसने ये बजट में शायद अनाउंस हुआ था उस टाइम पे और पीआईबी में भी स्टार्टिंग लाया था, तो सच टॉपिक्स आर एक्सपेक्टेड टू. और ये एसएफजी वगैरह में भी कवर हुआ था, तो वहाँ से थोड़ी नॉलेज थी कि भाई ऐसी बात हो रही है 1 करोड़ में, और पीएम ने भी अपने एड्रेस में बोला था. तो ठीक है भाई, ये थोड़ा पता था, इसके बारे में पता था, बट मैंने एमएनआरई का डाउट लिया और उसके बेसिस पे गलत मार दिया. बट इसका आंसर है डी. और ठीक है, फैक्ट को एक्सक्लूड कर दें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो आई कंसिडर दिस एज अ ब्लंडर, क्योंकि मुझे बाद में याद आ गया था, बट ओएमआर में तो लगा दिया, तो वी कैन नॉट चेंज द आंसर. सो दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 9.
जहाँ पर मैंने सिली मिस्टेक किया, ओवर थिंकिंग की। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, कहाँ पर गांधी जी ने बोला था कि चंपारण में बोला था, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी, अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब भाई इतना तो पता है कि भाई राउंड टेबल के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, राउंड टेबल के टाइम पे तो कुछ नहीं बोला होगा। अब चंपारण है, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी है, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट है। भाई चंपारण में तो इतना गांधी जी फेमस नहीं हुए थे, वो तो इनिशियल मूवमेंट्स थी, तो ए कैन नॉट बी द आंसर, ए तो अपना आंसर नहीं हो रहा। अब बचा अपना पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी और लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। दांडी सीडीएम का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पर सिडिशन, डायरेक्ट सिडिशन किया था गांधी जी ने। सिडिशन वो भले कंटेक्स्ट में था, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए वो सिडिशन था, बट इंडियन से कंटेक्स्ट में सिडिशन नहीं था। तो ये गांधी जी ने कोर्ट में खड़े होकर बोली थी कि सिडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। ये मैंने लाइक बाय लक, ये टीचर ने लाइक जब मैं अपना प्रीलिम्स का पढ़ रहा था तो उन्होंने क्लास में ये इसका कंटेक्स्ट दिया था कि भाई जब कोर्ट में ऐसे प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो गांधी जी ने ऐसे बोला था, तो ये मुझे वहाँ से क्लिक हो गया था। तो बेस्ड ऑन दिस आई मार्क इसका ऑप्शन बी। अब लॉजिक में तो यही है कि भाई ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, या तो बी हो रहा है या डी हो रहा है, या तो वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी या क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बोला हो रहा। बट हम सॉल्ट लॉ के ऊपर भाई डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं अथॉरिटी को, ब्रिटिशर्स की। सो दिस बिकम्स अ मोर प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन। एंड आई टोल्ड यू कि भाई चलो 70 तक करेंगे, बट ठीक है 71 हो गया बातों बातों में। ठीक है, यहीं तक करते हैं, इसको मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा 71 से ही। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि नॉट 100 क्वेश्चंस कैन बी सोल्व थ्रू नॉलेज। ना ही मैं, ना ही कोई और, इवन कि AIR 1 भी नहीं बोल सकते कि भाई उन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन नॉलेज के बेसिस पे सोल्व किए हैं। सो देयर विल बी मोर देन 60 50 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन, जिसमें आपको या तो एक स्टेटमेंट पता है या दो पता है, भाई ऑल नहीं पता। तो उस बेसिस पे लॉजिक लगाने होते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स लगानी होती है, एंड इसी के बेसिस पे ये सब चीज़ें मैंने लगाई थी। मेरा 2024 में कॉन्फिडेंस नहीं था उतना इन सब चीज़ों को लगाने का, सो आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ। बट 2025 में मैंने रिगरस प्रैक्टिस की एंड आई वॉज एबल टू क्लियर द कट ऑफ। सो इफ़ यू डू द प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट। सो अब यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड टिल देन जय हिंद, सी यू एंड कीप स्टडिंग हार्ड। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।